नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम फिर हाजिर हैं आपके अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर करने के लिए। सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की पुस्तक है। इसमें हम आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करेंगे व साथ में जो अभ्यास के स्टार्टिंग में दिए हुए मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उनका भी सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करते, साम्राज्य क्या होता है पहला क्वेश्चन हम करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यदि आपको कंप्लीट बुक के प्रश्न उत्तर करने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको अलग से सेक्शन मिल जाएगा। सभी अध्याय के प्रश्न उत्तर की अलग से प्लेलिस्ट है, वहां पे आप कर सकते हैं। और साथ में आपकी बुक भी लाइन बाय लाइन पढ़ाई गई है। यदि आप अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो वहां से आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साम्राज्य क्या होता है? साम्राज्य एक ऐसा बड़ा राज्य होता है जिसमें कई छोटे छोटे राज्य या प्रदेश शामिल होते हैं। तो यहाँ तक एक नंबर में आता है, तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है कि एक बड़ा राज्य होता है जिसमें कई छोटे छोटे राज्य और प्रदेश शामिल होते हैं। इन सभी पर एक शक्तिशाली सम्राट का नियंत्रण होता है जो राजधानी से प्रशासन चलाता है। यो किसी एक महत्वपूर्ण नगर से या उसके केंद्र से क्या उस शासन को चलाता है। तो साम्राज्य आपका क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट की व्यवस्था है, आप जब मैं साइड में हूँ तो कोशिश किया करो आप क्वेश्चन को समझने की, नहीं कि स्क्रीनशॉट लेने की। आपको अगर याद हो गया ना, समझ में आ गया, तो आप कभी भी लिख दोगे भी, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चीज होगी, तो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट भी। साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ, उन्होंने भारतीय सभ्यता को कैसे आकार दिया भी? साम्राज्य का जो उदय कैसे हुआ? साम्राज्य का उदय हुआ, साम्राज्य युद्ध, विजय और प्रशासनिक एकता के माध्यम से बनी। कि युद्ध किया उन्होंने, ठीक है, एकता को बढ़ावा दिया, मतलब संगठन बनाया अपना, और प्रशासन विजय, मतलब युद्ध में तो विजयी होगी, विजय प्राप्त की, साम्राज्य बने। उन्होंने भारत में राजनीतिक स्थिरता, व्यापार, धर्म, कला और संस्कृति विकास में अहम भूमिका निभाई। ये उनका योगदान था। उन्हें इस प्रकार से इन चीजों में विकास करके उन्होंने भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय सभ्यता को क्या दिया? आकार दिया, मतलब बहुत ज्यादा उसमें योगदान दिया। साम्राज्य को आपको बताया कि किस प्रकार से बने थे वे। स्टार्टिंग में जनपद थे, महाजनपद थे, फिर उनमें एकता हुई, फिर महाजनपद बने, और फिर बाद में राजा उन्होंने क्या किया? युद्ध किए और दूसरे क्षेत्रों को अपने अधीन किया। अधीन करके अपने अपने विशाल साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया। अगर आपको ज्यादा मार्क्स आता है तो इस प्रकार से लिखना है। राज्य के साम्राज्य बनने में कौन कौन से तत्व सहायक हुए भी? तो स्टार्टिंग में एक राज्य था, छोटा सा राज्य था, वो वही था। पहले वाले क्वेश्चन का ये आंसर है कि साम्राज्य कैसे बने, उसमें आप ये भी लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या बनेगी? राज्य से साम्राज्य। तो पहले एक राजा था छोटा सा, तो राजा ने क्या क्या किया भाई कि वो साम्राज्य बनाया भाई? तो उसने क्या किया? एक तो सशक्त राजा होना जरूरी है भाई। अगर राजा बढ़िया है, शक्तिशाली है, संगठित सेना होनी जरूरी, व्यापारिक समृद्धि, कर संग्रह की व्यवस्था और कुशल प्रशासन, ये सभी राज्य को साम्राज्य में प्रयुक्त करने में सहायक बने हुए। ये सारी चीजें अगर होंगी तो आपका राज्य से क्या बन जाएगा? साम्राज्य बन जाएगा। अगर ये बढ़िया नहीं हुई तो साम्राज्य से राज्य बनने में भी देर नहीं लगेगी, खत्म होने में भी देर नहीं लगेगी। जैसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, जो आपके मौर्य वंश थे उसके बेहतरीन राजा थे, उन्होंने ये सारी व्यवस्था लागू की थी जिसके कारण उनका साम्राज्य बना। लेकिन जब वो आए 184 ईसा पूर्व में, तो उनका क्या किया? एक मामूली से सेनापति ने राजा का वध कर दिया, उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। तो ये चीजें एक राज्य से साम्राज्य बनने में बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी आपके साम्राज्य हुए हैं तो स्टार्टिंग में छोटे से राज्य ही हुए हैं। 6वीं शताब्दी संवत पूर्व, दूसरी शताब्दी संवत पूर्व तक जीवन कैसा था भी? तो आपको बताया है कि ये महाजनपद वाला बात कर रहे हैं हम, वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल की मिक्स ये काल था। तो इस अवधि में कृषि, धातु उद्योग और व्यापार का विस्तार हुआ, नगरीकरण बढ़ा, समाज में भिन्न वर्ग बने और मौर्य जैसे बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई। ये इस प्रकार का ये जीवन था। आपको संक्षिप्त में 2 लाइनों में कंप्लीट आंसर करवा दिया है अभी। चीजें क्लियर हुई आपसे? यहाँ पे साम्राज्य की विशेषताएं क्या है, यह राज्य से किस प्रकार भिन्न है, इसकी व्याख्या कीजिए भी। साम्राज्य क्या है कि वही साम्राज्य से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। और आपका इंपोर्टेंट पहला ही क्वेश्चन है, साम्राज्य से आप क्या समझते हैं, क्या 2 नंबर में आएगा, तो वो कर देना भी। साम्राज्य विशाल क्षेत्र में फैला होता है जहाँ कई राज्य एक शासक के अधीन होते हैं। राज्य जब भी क्या होता है? सीमित होता है, छोटा होता है, जबकि साम्राज्य में केंद्रीकृत शासन, संगठित प्रशासन और विस्तृत सेना होती है। एक छोटा सा राज्य और एक बहुत बड़ा साम्राज्य। अगर आपने अध्याय पढ़ा तो आप और भी बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ मुख्यतः जो मेन है ना, टारगेट करके आंसर करवाया है अभी।
राज्यों से साम्राज्यों में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारक, ये आपको बता दिए कि ये सारे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। सैन्य शक्ति, आर्थिक संपन्नता, व्यापारिक नियंत्रण, कर व्यवस्था और सक्षम नेतृत्व जैसे तत्व राज्यों को साम्राज्य में बदलने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। क्लियर हुआ? वो पहले वाले का और जो पहला था ना, राज्यों से साम्राज्य कैसे बनते हैं, सेम आंसर आप कर सकते हो भी, या फिर दोनों को एक साथ करके भी लिख सकते हो। अलेक्जेंडर को विश्व इतिहास में एक महान शासक माना जाता है, आपके विचार में ऐसा क्यों? तो आप लिख देना, हम तो मानते ही अलेक्जेंडर को महान शासक। आंसर खत्म। लेकिन नहीं, हमें जैसा पढ़ाया गया उसके आधार पे वह आंसर लिखना भी। अलेक्जेंडर ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, मतलब अपना बहुत बड़ा साम्राज्य उसने बनाया भी। उसकी वीरता, सैन्य कौशल और रणनीति से उसे विश्व इतिहास का महान विजेता बना दिया। तो उसकी इसके कारण वीरता, सैन्य कौशल और रणनीति से उसने क्या कर दिया, अपना साम्राज्य बहुत बड़ा फैला लिया। 3 महाद्वीपों तक उसका साम्राज्य फैला था, इसलिए उसको क्या एक महान शासक माना जाता है। इन चीजों ने उसको एक महान शासक बना लिया। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में मौर्य वंश को महत्वपूर्ण माना जाता है, कारण बताइए भी। तो मौर्य वंश को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, आपको कारण है और क्वेश्चन पेपर में छपेगा, ये भी ध्यान रखना है। मौर्य वंश ने पहली बार भारत को एकीकृत किया भी, मतलब कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इतना बड़ा कोई साम्राज्य नहीं था। तो मौर्य वंश ने क्या किया कि भारत को एकीकृत किया। कुशल प्रशासन, बढ़िया प्रशासन उन्होंने किया और तथा मजबूत शासन स्थापित किया। चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान शासकों ने इसे गौरवशाली बनाया। ये आपको लिखना, प्रारंभिक इतिहास में मौर्य वंश महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो इसके और बहुत सारे रीजन हैं, तो आपको मोटा मोटी मैं मेन बातें समझा रहा हूं। आप अध्याय पढ़े, जब क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आ जाएगा ना, तो अध्याय में से आप कुछ बातें इनके बारे में जरूर लिख देंगे भी, क्योंकि यहाँ अगर 5-5 नंबर के हिसाब से आपके क्वेश्चन आंसर करवाए गए तो एक लेक्चर में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा और आप भी बोर हो जाएंगे। आप मोटा मोटा इसका क्या करते जाए, संक्षेप में इसको देखते जाएं और याद समझते जाएं। कौटिल्य के प्रमुख विचार क्या थे, इनमें से कौन से विचार आज आप आसपास देख सकते हैं। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ना शासन, नीति, कानून, कर और अर्थव्यवस्था पर विचार हैं। उनके सप्तांग सिद्धांत के आज पर भी प्रशासन और राजनीति में उपयोग होते दिखाई दे। उन्होंने 7 सप्तांग सिद्धांत बताए थे। अगर क्वेश्चन आता 5 नंबर का तो आप बुक में से देख के सप्तांग सिद्धांत लिख लेना, और आज भी वो क्या बिल्कुल स्ट्रिक्ट लागू होते हैं। आज के समय में भी उन पर काम होता है। उनके अनुसार अगर कार्य करें तो राज्य क्या है, एक महान बन सकता है भी। ये इसके कौटिल्य के बारे में भी। अशोक और उसके साम्राज्य के बारे में असाधारण बातें क्या थी, उनमें से कौन सी बातें आज भी भारत को प्रभावित करती हैं और क्यों भी। तो अशोक के साम्राज्य में सबसे असाधारण बातें बताइए भी। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाया। धर्म का मतलब कि अब जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचानी, कोई युद्ध नहीं लड़ना है, भले के लिए काम करना है। उसने क्या क्या चीजें थी उसके राज्य में भी, उसने धार्मिक सहिष्णुता, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना, जन कल्याण, पशु संरक्षण और नैतिक जीवन को बढ़ावा दिया। उसके शिलालेखों में समानता, न्याय और दया का संदेश मिलता है। अशोक के सिद्धांतों ने भारत की संस्कृति को क्या है, कौन सी चीज प्रदान की। अब मेन इसका निकल के आया है, भारत करुणा, सहिष्णुता और अहिंसा की दिशा दी। आज भी भारत की नीति और समाज में उसकी धम्म नीति के आदर्श जीवित है। धम्म नीति मतलब ये वाले आपके धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का सम्मान, जन कल्याण, पशु संरक्षण, नैतिक जीवन, ये सब आज भी भारत की नीतियों में और समाज में सारी निर्णय जीवित हैं। सारी जो ये आपकी शिक्षाएं हैं वो आज के भारत में आपको मिल जाएगी। आप भारत के संविधान में देखोगे ना तो भी आपको इनका आंसर मिलेगा भी। अशोक का एक शिलालेख दिया था, उससे आपको क्या लगता है कि अन्य धार्मिक विश्वास और विचारधाराओं के प्रति सहिष्णु थे या नहीं थे भी। तो ये आपने पढ़ लिया कि हाँ, अशोक सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखते थे। उन्होंने बौद्ध, जैन और आजीव और ब्राह्मण सभी संप्रदायों के लिए सम्मान भाव दिखाया, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण था। सहिष्णुता मतलब क्या होता है, सभी धर्मों का सम्मान देना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना भी। अब ब्राह्मी लिपि के बारे में जानने का प्रयास कीजिए भी। आप ब्राह्मी लिपि के बारे में बता दिए। ब्राह्मी लिपि थी भारत की सबसे प्राचीन लेखन प्रणाली थी, मतलब सबसे प्राचीन जो लिखी गई थी स्टार्टिंग में वो ब्राह्मी लिपि थी। उसके अनुसार ही भाषाएं
प्रचलित हुई थी भी। इसका प्रयोग मौर्य काल में हुआ और इससे आगे चलकर देवनागरी जो आप एन आर आम लिख रहे हैं ना, ये ब्राह्मी लिपि का ही भाग है। देवनागरी तमिल, कन्नड़ और बंगाली आदि लिपियां विकसित हुई है भी। मान लीजिए आपको तीसरी शताब्दी संवत पूर्व में कौशाम्बी से कावेरीपट्टनम की यात्रा करनी है। आप ये यात्रा कैसे करेंगे? इस यात्रा के दौरान आप कहां से कहां ठहरेंगे? आपको इसमें कितना समय लगेगा भी? तो इसमें आपको कितना समय लगेगा ये आपको बताना और यात्रा करनी है। उस समय तो क्या था कि लोग गंगा और कावेरी जैसी नदियों के माध्यम से नौकाओं से यात्रा करते थे। पाटलिपुत्र, उज्जैनी, मतलब उस समय, ये कब की, आज नहीं जाना। आज तो आप कहेंगे कि ट्रेन से चले जाएंगे, बस से चले जाएंगे, ये उस समय की बात हो रही है कि आप बैक चले गए टाइम यंत्र के द्वारा। तो आप कैसे जाएंगे? आप जाएंगे पाटलिपुत्र, उज्जैनी, कांचीपुरम जैसे नगरों में ठहराव होता था। पूरी यात्रा कई सप्ताह, महीनों का समय लगता था भाई। ठीक है, कई सप्ताह या महीने लग जाएंगे। जितना ज्यादा रेस्ट करें उतना ज्यादा टाइम लगेगा। और आपको रास्ता बता दें, गंगा या कावेरी जैसी नदियों के माध्यम से नौकाओं से यात्रा करते थे, या फिर आपको इन शहरों से होते हुए जाना पड़ेगा। पाटलिपुत्र, उज्जैनी, कांचीपुरम जैसे नगरों से होते हुए यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई आपकी। यदि इस अध्याय में किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब मैं आपको जब नेक्स्ट अध्याय का क्वेश्चन करवाऊंगा या फिर इसका स्पेशल मैं डाउटेड वीडियो बना देता हूँ कि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि ये ठीक नहीं है, इसका आंसर और बढ़िया हो सकता था, तो अलग से जो एक दो क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा और प्लेलिस्ट में वो वीडियो ऐड कर दूंगा, जैसे हमने कक्षा 6 में किया था कि पूरा अध्याय करवा दिया। और जिस क्वेश्चन में डाउट लगा कि ये मुश्किल, इसको और बढ़िया थोड़ा सा लंबा किया जा सकता है, इसको छोटा किया जा सकता है, तो उसको हमने ऐसे सोल्व किया था। तो चैनल ने आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।